नमस्कार, देवड़ा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिशियन के अंदर फ्यूज़ के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा है फ्यूज़ जो है उसको किस क्रम में लगाया जाता है, फ्यूज़ के अंदर कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, उसके अलावा जो है उसका जो क्रियांत काल जो है, टाइम पीरियड जो है, उसके बारे में हमने पहले पार्ट में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूज़ के अंदर जो है आगे का जो है फ्यूज़ के अंदर हम आज पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है हमारे लिए फ्यूजिंग फैक्टर। नेक्स्ट हेडिंग आपके लिए फ्यूजिंग फैक्टर, हेडिंग है हमारी फ्यूज संगलक। फ्यूजिंग फैक्टर को बोलते हैं हम फ्यूज गुणांक। इसे फ्यूज गुणांक कह लो चाहे उसका गलन गुणांक कह लो, बात एक ही है। फ्यूजिंग फैक्टर, फ्यूजिंग फैक्टर जो है जिसे हम गलन गुणांक भी कहते हैं या हम इसे जो है क्या कहते हैं, फ्यूजिंग गुणांक जो है कहा जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। और फ्यूज गुणांक जो होता है ये होता है एक फ्यूज द्वारा मिनिमम कितना करंट लिया जा सकता है और उसकी जो है करंट रेटिंग क्या है, उसका अनुपात होता है। तो हम लिख सकते हैं, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एफ लिख सकते हैं फ्यूजिंग फैक्टर। तो ये होता है न्यूनतम गलन धारा, जिसको हम कह सकते हैं अल्पतम फ्यूजिंग धारा। वह निर्धारित धारा यानी कि रेटेड करंट, निर्धारित धारा। देखिए फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है बच्चों, न्यूनतम गलन धारा जिसे हम अल्पतम का होता है मिनिमम, और निर्धारित धारा जो रेटिंग करंट है, निर्धारित धारा का अनुपात फ्यूज गुणांक कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। फ्यूज गुणांक जो होता है तो हम लिख सकते हैं फ्यूज गुणांक जो हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा अल्पतम फ्यूजिंग धारा अपॉन निर्धारित धारा। अल्पतम फ्यूजिंग धारा अपॉन निर्धारित धारा, या हम लिख सकते हैं मिनिमम करंट अपॉन करंट रेटिंग फ्यूज एलिमेंट, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज एलिमेंट। क्लियर? मिनिमम करंट कितना जा सकता है और उसकी जो है निर्धारित धारा कितनी है, इन दोनों का अनुपात जो है उसे हम कहते हैं फ्यूज गुणांक। देखिए दूसरा हम बात करें तो अल्पतम फ्यूजिंग धारा और फ्यूज गुणांक जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्यूज गुणांक जो होता है इसका मान हमेशा 1 से अधिक होता है। फ्यूज गुणांक जो होती है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होनी चाहिए, 1 से कम नहीं होनी चाहिए। फ्यूज को जब भी डिजाइन किया जाता है तो उसका फ्यूज गुणांक जो है 1 से अधिक रखा जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। और जो हमारे घरों में रिवायरेबल फ्यूज लगते हैं उसकी हम बात करें, हम लिख सकते हैं यहां पे चयनित फ्यूज का फ्यूज गुणांक 1.4 से अधिक नहीं होना चाहिए। हमारे घरों में जो हम जिस फ्यूज का चयन कर रहे हैं उस फ्यूज का फ्यूज गुणांक 1.4 से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा हम बात करें तो रिवायरेबल फ्यूज
रिवायरेबल फ्यूज का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं पुनः तारण योग्य फ्यूज। पुनः तारण योग्य फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है, फ्यूजिंग फैक्टर जो होती है ये होती है 1.4 से 2.0 तक हो सकती है, लेकिन हमें 1.4 से ज्यादा नहीं रखनी, ये बात ध्यान रखनी है। और ये सेमी एनक्लोज्ड में भी होता है, सेमी एनक्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड, रिवायरेबल फ्यूज। और दूसरा जो है वेरी इंपॉर्टेंट HRC फ्यूज। HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर 1.11 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। HRC फ्यूज जो होते हैं हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, इसे हिंदी में कहेंगे उच्च विदारण क्षमता फ्यूज। उच्च विदारण क्षमता फ्यूज जो है इसका फ्यूजिंग फैक्टर जो है बच्चों वो कभी भी 1.1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये बार बार पूछा जाता है, जो हम घरों में नॉर्मल फ्यूज लगा रहे हैं उसका फ्यूजिंग फैक्टर 1.4 से, डिजाइन किया गया जो फ्यूज है उसका 1.4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर जो है वो हमारे पास 1.11 है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों? हम आगे चले। फ्यूजिंग फैक्टर के बाद हम बात करें फ्यूजिंग फैक्टर के बाद हम बात करें फ्यूज एलिमेंट। फ्यूज एलिमेंट जो हम फ्यूज के लिए तत्व यूज कर रहे हैं उसके जो है अभिलक्षण क्या होते हैं, करैक्टरिस्टिक जो होती हैं अभिलक्षण, उसको देखते हैं हम। पहला तो अभिलक्षण इसका लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट किन किन धातुओं का है जो हम फ्यूज एलिमेंट के लिए यूज करते हैं? सबसे कम जो है गलनांक बिंदु जो होता है, सबसे कम जो हमने पढ़ा था ये था हमारे पास टिन और दूसरी है लेड। क्लियर। दूसरा आता है हमारे पास हाई कंडक्टिविटी वाली धातु। हाई कंडक्टिविटी उच्च चालकता वाली जो धातु है हमारे पास वो है सिल्वर। सिल्वर के अलावा जो है हमारे पास कॉपर भी हम यूज करते हैं। इसके बाद जो आता है हमारे पास वो है ऑक्सीडेशन का प्रभाव नहीं होता। ऑक्सीकरण का प्रभाव जो है सबसे कम किस पे होता है? सिल्वर। ठीक है, चांदी जो होती है उस पर सबसे कम ऑक्सीकरण का प्रभाव होता है, इसलिए यूज कर सकते हैं। दूसरा हम बात करें लो कोस्ट। लो कोस्ट होती है टिन, लेड, कॉपर, ये कम खर्चीली धातुएं लेकिन सिल्वर कोस्ट के हिसाब से महंगी पड़ती है। ये एक फ्यूज एलिमेंट जो उसके जो है ये ध्यान रखना है, उसके अभिलक्षण होते हैं। दूसरा हम बात करें तो हमने पहले ही पढ़ा था कि 10 एम्पियर या 10 एम्पियर से कम, 10 एम्पियर तक या 10 एम्पियर से कम के फ्यूज के लिए हम क्या यूज कर रहे थे? लेड प्लस टिन, ये यूज किया था हमने, जिसमें हमने पढ़ा था 37% लेड और 63% जो है टिन होती है। 10 एम्पियर से कम और 10 एम्पियर से अधिक जो है, 10 एम्पियर से अधिक धातु जो है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। सिल्वर का भी यूज किया जाता है, ये ध्यान रखनी है। सिल्वर भी एक अच्छा है, अधिक करंट के लिए जो है सिल्वर भी अच्छी होती है, ये ध्यान रखनी है। अधिक करंट कैपेसिटी के लिए, अधिक करंट रेटिंग वाले फ्यूज के लिए सिल्वर का भी यूज कर सकते हैं। कम रेटिंग के लिए जो हमारे घरेलू फ्यूज होते हैं उनमें ज्यादातर लेड प्लस टिन जो है यूज किया जाता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो है
पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये। आगे चलते हैं हम पढ़ेंगे अब कट ऑफ करंट कैरेक्टरिस्टिक जो है, एक फ्यूज जो है उसका कट ऑफ करंट कितना होना चाहिए। कट ऑफ करंट, कट ऑफ करंट जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। कट ऑफ करंट जो है, इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं, अभिलक्षण वक्र जिसे हम कहते हैं, हम कह सकते हैं कैरेक्टर स्टिक्स, अभिलक्षण। क्लियर, उसमें हम पढ़ेंगे सारी चीजें। हम एक डायग्राम बना लेते हैं इस साइड में। बच्चों ये है हमारे लिए टाइम, क्लियर, और ये हमारे लिए है धारा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए अगर फ्यूज की हम बात करें कि फ्यूज जो है नॉर्मल कार्य कर रहा है, तो यहां पर जो वक्र बनेगा वो ऐसे साइन वेव बन जाएगी, नॉर्मल साइन वेव। एसी करंट की बात करें तो जैसे नॉर्मल साइन वेव होता है वैसे चलेगा। अगर फॉल्ट करंट है, अगर हम बात कर रहे हैं फ्यूज कब कार्य करेगा, जब उसमें से निर्धारित धारा से अत्यधिक धारा गुजरेगी तब फ्यूज कार्य करेगा। तो अत्यधिक धारा होगी तो हम बात कर रहे हैं यहां पे फॉल्ट स्टार्ट। जब कोई फॉल्ट स्टार्ट होगा तो यहां से जो है इस प्रकार से जो है ये करंट बढ़ेगी और इस प्रकार से जो है चली जाएगी। क्लियर, ये ध्यान रखनी। अब देखिए ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट वो पॉइंट आपके लिए, अगर धारा का मान देखिए साइन वेव नॉर्मल होती तो ये वक्र ऐसे बन जाता। अब यहां पे क्या, धारा बहुत अधिक है, ये धारा बहुत अधिक है, यानी कि 5 से 6 गुना नॉर्मल धारा से अधिक धारा बह रही है, तो फ्यूज क्या करेगा, कार्य करना स्टार्ट करेगा। ये वो पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम धारा इतने 5 से 6 गुना बढ़ जाएंगी। इस पॉइंट पर हमारे घरों में लगे हुए जितने भी उपकरण हैं वो जल सकते हैं, अगर इस पॉइंट तक फ्यूज कार्य करेगा। लेकिन फ्यूज ऐसा डिजाइन किया जाता है कि करंट यहां तक पहुंचे नहीं, उससे पहले ही वो पिघल जाए, उससे पहले फ्यूज काम करेगा, तभी हमारे घरों में लगे हुए उपकरण सुरक्षित रहेंगे। तो अब देखिए ये जो करंट है, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, ये वो पॉइंट है जहां पर फ्यूज एलिमेंट पिघल जाता है। क्लियर, इसी को हम कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं कट ऑफ करंट, जहां पर फ्यूज ने मैक्सिमम धारा जो बढ़ रही थी ये उसको कट कर दिया, और इस धारा को कहते हैं एसिमेट्रिकल करंट, या इसको बोल देते हैं हम प्रोस्पेक्टिव करंट। प्रोस्पेक्टिव शॉर्ट करंट, यानी कि प्रत्याशित धारा, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर, ये कट ऑफ करंट है, यहां से फॉल्ट स्टार्ट हुआ तो फ्यूज एलिमेंट ने पिघलना स्टार्ट किया, वो वेट नहीं करेगा इस पॉइंट का, फ्यूज इस पॉइंट से मैक्सिमम पहुंचने से पहले ही कट करेगा, तभी उपकरण सुरक्षित रहेंगे। और ये वो पॉइंट है, जैसे जैसे फॉल्ट स्टार्ट हुआ फ्यूज पिघलना स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे करंट बढ़ेगी बच्चों तो फ्यूज एलिमेंट जल्दी से पिघल जाएगा। जितनी तेज करंट बढ़ेगा उतनी तेजी से फ्यूज जो है पिघलना स्टार्ट हो जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग। और ये तुम्हें पहले पार्ट में मैंने बताया था, फ्यूज से तेज कोई डिवाइस कार्य नहीं करती, क्योंकि फ्यूज जो है वो 0.002 सेकेंड में एक परिपथ को खोल सकता है, जो कि बहुत तेज काम करता है। ठीक है, फ्यूज सबसे तेज काम करता है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो ये कट ऑफ करंट हो गया, तो यहां पे क्या आर्क उत्पन्न हुई, तो आर्क जो है धीरे 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 बुझते हुए ऐसे नीचे की ओर आ जाएगी।
यहां पर पॉइंट जो मिला है ये है हमारे पास, इस पॉइंट को हम कहेंगे, इस पॉइंट को हम कहते हैं फाइनल करंट जीरो। यहां पर आर्क स्टार्ट हुआ, आर्क थोड़ी देर जलेगी स्पार्क, उसके बाद बुझ जाएगा, तो फाइनल करंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि ये जो करंट बढ़ रहा था उसको फ्यूज ने यहीं पे कट कर दिया। ये करंट अगर बढ़ता जाता इस पॉइंट पे हमारे घरों के उपकरण जल जाते। तो इसलिए फ्यूज ने क्या किया, जैसे जैसे करंट बढ़ा अपने एलिमेंट को पिघला दिया और जल्दी से पिघलाकर उस करंट को क्या कर दिया, जीरो। तो ये होता है फाइनल करंट जीरो। और यहां पर होती है आर्क फिनिशिंग, आर्किंग फिनिश। यहां पर जो आर्क उत्पन्न हुई थी वो फिनिश हो जाएगी, आर्क लिख लो। आर्क जो होती है जिससे हम कहते हैं स्पार्क या चाप, आर्क को चाप कहा जाता है, वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है। ये कट ऑफ करंट होगी, वो होगी प्रत्याशित धारा। कट ऑफ करंट को हिंदी में कहते हैं विच्छेद धारा, विच्छेद धारा। क्लियर। अब देखिए बच्चों, आपके पास हम बात कर रहे हैं, तो ये यहां से फ्यूज ने पिघलना स्टार्ट किया, यहां पर पूर्ण पिघल गया, उसके बाद फाइनल करंट को जीरो किया। इस पॉइंट तक पहुंचने के बीच का जो ये समय हमारे पास, इस समय को हम कहते हैं प्री आर्किंग टाइम, यानी कि पूर्व आर्कन समय, यहां हम इस कह सकते हैं गलन काल, यानी कि फ्यूज को पिघलने में जो समय लगा, प्री आर्किंग टाइम, पूर्व आर्कन काल, या हम गलन काल को कहेंगे मेल्टिंग टाइम। क्लियर। इसके बाद हम बात करें तो उसके बाद यहां से यहां तक तो क्या हुआ, फ्यूज आर्किंग से पहले फ्यूज क्या हो गया, पिघल गया, स्पार्क उत्पन्न हुई। स्पार्किंग के बाद जैसे ही फाइनल करंट जीरो किया उसने, तो उसके बीच का जो ये समय है, इस समय को हम कहेंगे आर्किंग टाइम, जहां पे स्पार्क जो है उत्पन्न हुई थी, आर्किंग टाइम, और फाइनल करंट जीरो हुआ है, आर्कन काल। क्लियर। इसके बाद हम बात करें यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो है ये टोटल, यानी कि प्री आर्किंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम, दोनों को हम जोड़ दें तो ये होता है हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग टाइम, यानी कि कुल प्रचालन समय। फ्यूज कितने समय तक कार्य किया, तो इसे हम बोलते हैं टोटल ऑपरेटिंग टाइम, यानी कि संपूर्ण परिचालन समय, इसे हम कहेंगे संपूर्ण परिचालन समय। यह बात ध्यान रखनी है। क्लियर बच्चों, लिख लिया सबने। ये हमारे फ्यूज की कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि ये वो पॉइंट है जब हमारे घर में अचानक बहुत अधिक धारा आ जाए, तो ये धारा बढ़ने का वेट नहीं करेगा फ्यूज, वो उससे पहले उसको कट करने की कोशिश करेगा। इस पॉइंट पे तो हमारे उपकरण जल जाएंगे, तो फ्यूज उससे पहले ही कट करके फाइनल करंट को जीरो कर देगा, जिससे हमारे उपकरणों की सुरक्षा होती। अब हम एक एक पॉइंट को यहां पे पढ़ लेते हैं। क्लियर बच्चों। पहले हम देखते हैं प्रोस्पेक्टिव करंट क्या है हमारे पास, प्रत्याशित धारा। प्रत्याशित धारा, प्रोस्पेक्टिव करंट। प्रोस्पेक्टिव करंट जो है इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें जो है प्रत्याशित धारा, जिसे हम कहते हैं दोषपूर्ण अवस्था में, दोषपूर्ण अवस्था में फ्यूज में से, दोषपूर्ण अवस्था में से फ्यूज में से बहने वाली धारा, जो फ्यूज में से बहने वाली धारा जो फ्यूज को नगण्य प्रतिबाधा की कड़ी से जोड़ती है, यानी कि ये ऐसी धारा है जो उसको
एक प्रतिबाधा की फॉर्म में थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करती है कि हमारे परिपथ का कुछ ना कुछ इंपिडेंस है, फ्यूज का कुछ इंपिडेंस है जिसके कारण जो है इसको प्रभावित होता है। तो उसके बाद हम बात करें, और यह धारा जो होती है, यह दोषी धारा जो फॉल्ट करंट है, दोषी धारा के प्रथम चक्कर के वर्ग माध्य प्रथम चक्कर का वर्ग माध्य मूल मान होता है। दोषी धारा जो होती है उसके प्रथम चक्कर के वर्ग माध्य का मूल मान होती है, यह बात ध्यान रखनी है। प्रत्याशी धारा उस धारा को कहेंगे, यानी कि ऐसी धारा जो अचानक बढ़ रही है उसे हम प्रत्याशी धारा कहेंगे, यह बात ध्यान रखनी है। क्लियर? लिख लिया सबने बच्चों? इसके बाद हम बात कर रहे हैं आगे की, नेक्स्ट इसी में हेडिंग जो है, नेक्स्ट सेकंड नंबर है हमारे पास हेडिंग, वो है कट ऑफ करंट, जिसे हम कहते हैं विषेध धारा। विषेध धारा क्या है? ये फॉल्ट करंट। हम लिख सकते हैं फ्यूज के पिघलने से पूर्व दोष धारा द्वारा प्राप्त किए गए मान को विषेध धारा कहते हैं। विषेध धारा जो है कहते हैं, यह बात ध्यान रखनी है। लिख लिया सबने? यानी कि फ्यूज यहां से फॉल्ट स्टार्ट हुआ, फ्यूज धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होगा, जैसे जैसे करंट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फ्यूज तेजी से पिघलेगा और ए पॉइंट पर क्या होगा, यहां पर फ्यूज पिघल जाएगा। यानी कि इस फ्यूज को पिघलने के लिए जो दोषी धारा है उसका जो मान प्राप्त किया गया यहां से यहां तक, वही हमारा क्या है, कट ऑफ करंट है, ये ध्यान रखना है। और ये जो धारा होती है फ्यूज धारा जो है, जो कट ऑफ करंट होती है, ये होता है फ्यूज धारा जो है उसका जो है कट ऑफ करंट क्या होता है, फ्यूज धारा द्वारा उसके पिघलने के लिए आवश्यक परिमाण पर निर्भर करती है, यह बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें इनकी प्री आर्किंग, और ये भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं भाई। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है प्री आर्किंग टाइम। प्री आर्किंग टाइम, पूर्व आर्कन समय, यह ध्यान रखना है। फ्यूज को उड़ाने वाली धारा के प्रारंभ, फ्यूज को उड़ाने वाली धारा के प्रारंभ व आर्क चालू होने के, देखिए फ्यूज को उड़ाने वाली धारा के प्रारंभ और आर्क चालू होने के क्षण के बीच का समय जो होता है पूर्व आर्कन समय कहलाता है। पूर्व आर्कन समय कहलाता है। ये क्या कह रहा है, फ्यूज को उड़ाने वाली धारा, और यहां पे क्या हुआ, फ्लैश उत्पन्न हुई, आर्क उत्पन्न हुई, यहां से यहां तक यहां पे आर्क उत्पन्न हुई, यानी कि फ्यूज को उड़ाने वाली धारा और आर्क उत्पन्न होने के बीच का जो समय है वो हो गया हमारे पास प्री आर्किंग टाइम। दूसरा होता है आर्किंग टाइम। नेक्स्ट जो है हमारे पास आर्किंग टाइम जो है, जिसे हम आर्कन काल कहेंगे, तो वो हो जाएगा हमारे लिए आर्क प्रारंभ के क्षण। हम लिख सकते हैं आर्क प्रारंभ के क्षण
आर्क प्रारंभ के क्षण और आर्क धारा का जीरो करंट। देखिए यहां से आर्क प्रारंभ के क्षण और आर्क धारा के जीरो होने के बीच के क्षण को, आर्क प्रारंभ के क्षण व आर्क धारा शून्य होने के क्षण के बीच का समय आर्कन समय कहलाता है। क्लियर? आर्क प्रारंभ हुई और फाइनल करंट जीरो होने के बीच का समय जो है उसे शून्य मान प्राप्त करने में जो समय लगे। देखिए आर्क प्राप्त हुई, आर्क यहां पे क्या हुई उत्पन्न, और आर्क थोड़ी सी जलेगी, उसके बाद फाइनल करंट जीरो होने के बीच का जो समय है, यानी कि फाइनल करंट को जीरो होने और आर्क प्रारंभ होने के बीच में जो समय लगा है उसे हम कहेंगे आर्किंग टाइम। इसके बाद आता है टोटल आर्किंग टाइम। टोटल आर्किंग टाइम जिसे हम कहते हैं पूर्व संपूर्ण परिचालन समय। टोटल, इसको लिखे टोटल ऑपरेटिंग टाइम। टोटल ऑपरेटिंग टाइम संपूर्ण परिचालन समय। संपूर्ण परिचालन काल जो होता है ये क्या होता है, दोनों का योग होता है। हम लिख सकते हैं पूर्व आर्कन काल प्लस आर्कन काल, इन दोनों का योग जो होता है वो होता है हमारे पास संपूर्ण आर्किंग जो है, ऑपरेशन टाइम जो है, जितना ऑपरेटिंग टाइम लगा है उसे हम कहेंगे। क्लियर बच्चों? ये बात ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं। क्लियर? और हम बात करें, वापिस से देख लीजिए, विषेद धारा वो धारा है जो फ्यूज परिपथ को पिघलाने और आर्क जो है उत्पन्न करने के लिए फ्यूज को पिघलाने वाली वो दोषित धारा है। और विषेद धारा जो होती है प्रत्याशित धारा के अनुसार बदलेगी। ये भी क्वेश्चन है, विषेद धारा प्रत्याशित धारा के अनुसार बदलेगी। अगर प्रत्याशित धारा बदल रही है तो ये धारा भी बदल जाएगी। अगर मान लीजिए घरों में करंट अचानक थोड़ा सा तेज आ गया, अधिक करंट आ गया, तो थोड़े समय में वो अपने मान को कम कर लेता है, तो फ्यूज हो सकता है नहीं पिघले, क्योंकि फ्यूज पिघलना स्टार्ट हुआ। एक तो फ्यूज यहां पे पिघल रहा है और एक हम कह दें कि करंट धीरे धीरे बढ़ा और थोड़े समय में वो कम हो गया, यानी कि फॉल्ट आने से फॉल्ट स्टार्ट हुआ। फ्यूज का कार्य ही यही है। कोई भी फॉल्ट आता है, घर में अचानक धारा के मान में वृद्धि हो जाती है, बहुत अधिक धारा आ जाती है, तो उसका वेट नहीं करेगा कि धारा अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाए, शिखर बिंदु पे, तो उससे पहले ही फ्यूज जो है पिघलकर परिपथ को ओपन सर्किट कर देता है। यह बात ध्यान रखनी है। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि फ्यूज जो होता है उसका गलनांक निम्न, प्रतिरोध उच्च होनी चाहिए, जिसके कारण वो जल्दी से पिघल सके। क्लियर? और फ्यूज ऐसे ही एलिमेंट का बनाया जाता है जो जल्दी से पिघलकर जो है परिपथ को ओपन सके। ठीक है? इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे फ्यूज के प्रकार, जो कार्ट्रिज फ्यूज हैं, HRC, किटकैट फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज, जितने भी टाइप के हैं, लिक्विड टाइप जो हैं, उन सभी के बारे में। ठीक है? धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इससे पहले जितने भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के वीडियो हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉपिक वाइज दिया गया है, उसे आप जरूर देख सकते हैं। धन्यवाद।